नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा आज जातीय जनगणना को लेकर के प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के कई गणमान्य इस प्रेस वार्ता में थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस प्रेस वार्ता में और किन मुद्दों को मुख्य बिंदु मानकर इस प्रेस वार्ता को किया। अभी हमारे मंच पर हमारे राकेश गिरी जी हैं, सुरेश जी हैं, तलवार जी हैं, हमारे राजेंद्र जी हैं। आज की प्रेस विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का सामाजिक ताने बाने को, उसकी आर्थिक स्थिति हो, उसकी सामाजिक स्थिति हो, उसके लिए लगभग 94 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जातिगत गणना संबंधी जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पार्टी उसका स्वागत करती है। यह साहसिक, पारदर्शी एवं सामाजिक न्याय सूचित नीति निर्माण तथा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1931 में जब ब्रिटिश सरकार थी, उस दौरान ये गणना जातिगत आधार पर कराई गई। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का अंग था। उस समय जातियों की गणना की गई, उसमें ओबीसी जाति का 52% था और देश की आबादी मात्र 27 करोड़ थी। इसमें भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे। लगभग 1931 से आज तक केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर राज्य स्तर पर और किसी भी जाति की गणना कभी न की गई, न इसके प्रयास हुए। जैसा मैंने कहा, 14 वर्षों के बाद जातिगत गणना को पुनर्जीवित करने का मोदी सरकार का निर्णय साक्ष्य आधारित और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज के अंदर अनेकों जातियां हैं। उस सारे विषयों का एक बार देश के समग्र सारा विषय साक्ष्य के आधार पर है। इसकी दृष्टि से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देश के अंदर हुआ है। जनगणना भी 2011 में के बाद अभी प्रस्तावित है, लेकिन 2011 की गणना में भी ओबीसी और अन्य पिछड़ी जाति की गणना न होने से उन जातियों की औसत संख्या का आकलन नहीं किया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में, जो मैंने कहा 1931 में ही हो पाई थी अलग अलग जातियों की, उसके बाद आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी गणना का कोई आकलन सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस जब विपक्ष में रही, जातिगत गणना की वकालत करती रही, परंतु सत्ता में आने पर इसे कूड़ादान में डालने के काम किया। हमेशा आप इसी को सोचते हो, जब मंडल कमीशन भी आया था, उस दौरान भी देश के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हमने उसको स्वीकार किया था। समाज के हर वर्ग को ठीक प्रकार का लाभ मिले, इसके लिए एक प्रतिबद्धता सरकार के द्वारा हमने प्रदर्शित की थी। 2010 में यूपीए सरकार के दौरान इस पर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह तो बनाया गया 2010 में, लेकिन 2011 की गणना में भी जातिगत गणना को पूरी तरह छोड़ दिया गया और कांग्रेस की जातिगत जनगणना के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है, यह जनता के समूह प्रदर्शित हुआ है। कांग्रेस ने जातिगत गणना को केवल राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया और कभी भी धरातल पर इसे उतारने का उनके द्वारा कोई प्रयास कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक एक उपकरण के रूप में इसको यूज किया गया। भाजपा का दृष्टिकोण एकता, कल्याण और सामाजिक सद्भाव है। आरक्षण की जातिगत गणना का हमारा भाव है वो भी सामाजिक एकता बनी रहे और जिस प्रकार का बार बार ये इस रूप में हथियार बनाना कि फलां जाति को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उस भाव के साथ इस गणना का एक बड़ा महत्व रहने वाला है और समाज के अंदर हर व्यक्ति को अपने बारे में, अपने समाज के बारे में
जानने का अधिकार प्राप्त होगा। हमारी सरकार ने पहले भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। अब जातिगत गणना होगी, साथ साथ आर्थिक गणना का स्वरूप भी देख के सम्मुख होगा। अनेकों जातियां हैं और लंबे समय के बाद, लगभग 14 वर्षों के बाद ध्यान में आएगा कि जो जातियां देश के अंदर विद्यमान हैं उन जातियों में आर्थिक पक्ष के स्वरूप में है, और जो आर्थिक पक्ष और जातिगत आधार का एक स्पष्ट आंकड़ा रहेगा तो सरकार को भी एक लाभ मिलेगा कि किस जाति का उस समाज के अंदर उसके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसको करने का सरकार द्वारा प्रयास होंगे, और जिसकी देश के अंदर आवश्यकता भी है। आर्थिक रूप से समाज का कौन सा वर्ग किस रूप में लाभ ले सकता है, इसके लिए भी नीतियां बनेगी। मेरा कहने का आशय क्या है कि गणना में जब भी गणना होती है, जाति गणना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी 2011 की गणना भी नहीं होगी तो जहां आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से भी गणना के आधार को विकल्प के रूप में लिया जाता है, तो आज चाहे ओबीसी की जाति हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अनेकों जातियां हैं, उनकी आर्थिक गणना जब आएगी तो उस पिछड़ी जाति के लिए किस प्रकार से नीति बन जाए, इसकी भी एक घोषणा इस आधार पर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय के पश्चात एक प्रकार से देश के अंदर जो ये द्वंद्व, जातिगत द्वंद्व का भाव आर्थिक पिछड़ेपन के कारण खड़ा होता था, उसको समाप्त करने के लिए एक दिशा देने का काम इसके बाद होगा। और गणना के बाद प्रत्यक्ष रूप से हमारे हर जाति की आर्थिक स्थिति, हर जाति का जो आरक्षण संबंधी जो पक्ष है उस पर और तार्किक जब बहस होगी, सदन के अंदर चर्चा होगी, तो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए नीति बनेगी। तो हम सब लोग आज इसी उद्देश्य के साथ कि जातिगत जनगणना का एक स्वरूप जो प्रधानमंत्री जी ने वर्षों के बाद देश में स्थापित किया है, उसके लिए एक आह्वान किया है, समाज का हर वर्ग उससे प्रसन्न है, उससे होने वाले लाभ से वो एक प्रकार से विज्ञ है। और मैं कह सकता हूं कि जातिगत जनगणना के बाद देश के अंदर समाज के हर वर्ग के बारे में ठीक प्रकार का आकलन रहेगा। केवल तारीखी आधार पर इसकी जनसंख्या इतनी अच्छी जनसंख्या वाला व्यक्ति भी समाज का वर्ग अपने बीच में आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की ओर ज्यादा प्रदर्शित करता है। और देश के प्रधानमंत्री जी हम सब जानते हैं, जब रेलवे में रिजर्व छोड़ने की बात की गई हो, जब गैस सब्सिडी छोड़ने की बात की हो, तो समाज के हर वर्ग को भी पता लगना चाहिए कि उसके वर्ग का ऐसा अनेक समाज है जिन्होंने आज आर्थिक संपदा प्राप्त कर दिया, तो उस वर्ग में इस प्रकार की एक प्रतिद्वंदता भी रहेगी कि हम समाज अपने वर्ग के बाकी लोगों को जो आरक्षण घोषित है उसके लाभ दिलाने में वो वर्ग, वो समाज भी एक प्रकार से पहल करेगा। इसके बाद ये चीज भी बहुत जनता के सम्मुख होगी। मुझे इतनी बात कहना थी। कोई प्रश्न आपके इस संदर्भ